हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। माई सेल्फ विनय कुमार विन एंड वेलकम टू माय चैनल KM2 बाय विनय सर। तो डियर स्टूडेंट, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं नीट 2021 के पेपर के, जिसमें हम लोग केमिस्ट्री क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और हर एक क्वेश्चन को समझेंगे और उसका एक्सप्लेनेशन और उसके आंसर को समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो नीट 2021 का ये सेट नंबर N3 है, जिसमें 51 से केमिस्ट्री क्वेश्चन स्टार्ट है और 100 तक है। तो 51 से लेके 100 क्वेश्चन का हम लोग पूरा यहाँ पर डिटेल में डिस्कशन करेंगे और समझेंगे इनके क्वेश्चन को। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो 51 जो क्वेश्चन है, राइट द ऑप्शन फॉर नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल एंड ऑक्टाहेड्रल वाइड इन हेक्सागोनल प्रिमिटिव यूनिट सेल। ठीक है, तो सॉलिड स्टेट का ये क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो SCP अरेंजमेंट में टोटल नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल कितने होते हैं? 6। कैसे आता है SCP? अगर हम की बात करें तो 12 एटम एट कॉर्नर होते हैं और कॉर्नर का शेयरिंग कितना 1/6 प्लस 2 एटम प्रेजेंट एट फेस सेंटर और उनका शेयरिंग 1/2 प्लस 3 एटम प्रेजेंट एट बॉडी सेंटर। तो टोटल आप सॉल्व करोगे तो यहाँ से कितना आएगा 6। तो SCP अरेंजमेंट में टोटल नंबर ऑफ एटम कितने होते हैं पर यूनिट सेल? 6 होते हैं। तो आपसे पूछा है इसमें टेट्रा एंड ऑक्टाहेड्रल वाइड कितने होंगे। ठीक है, तो आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, अगर किसी भी सिस्टम में अगर नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल कितने n है, तो उसमें टेट्राहेड्रल वाइड क्या होता है 2n एंड ऑक्टाहेड्रल वाइड क्या नंबर ऑफ एटम के बराबर होता है। तो SCP में अगर हम बात करें नंबर ऑफ एटम कितने हैं 6 हैं, तो ऑक्टाहेड्रल वाइड कितना होगा 6 होगा और टेट्राहेड्रल वाइड क्या होगा जस्ट डबल होगा 12। ठीक है, तो इसमें आप ध्यान रखिए फर्स्ट ऑप्शन में 6 एंड 12 दिया है और थर्ड ऑप्शन में 12 एंड 6 दिया है। तो आपको जल्दीबाजी में ये ध्यान रखना है, यहाँ पर पहले टेट्राहेड्रल वाइड बोला है देन ऑक्टाहेड्रल वाइड बोला है, मीन्स ऑप्शन क्या होगा इसका थर्ड। ठीक है, 12 एंड 6। ठीक है, बहुत अच्छे से ध्यान देंगे क्योंकि कंपटीशन क्वेश्चन में इसी तरह से ऑप्शन को यहाँ पर मिक्स करते हैं और आपसे गलती यहीं पर होती है। ठीक है, तो 51 का जो आंसर होगा थर्ड। ठीक है, 12 एंड 6। चलिए क्वेश्चन नंबर 52। तो 52 क्या है, हाइब्रिडाइजेशन से रिलेटेड है, केमिकल बॉन्डिंग का बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है BF3 इज प्लेनर एंड इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। ठीक है, ये लुईस एसिड की तरह काम करता है। हाइब्रिडाइजेशन एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अराउंड द सेंट्रल एटम रिस्पेक्टिवली। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको हाइब्रिडाइजेशन बताना है, देन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड सेंट्रल एटम। तो लुईस डॉट स्ट्रक्चर आपने पढ़ा है। तो अगर हम बात करें हाइब्रिडाइजेशन की, तो सेंट्रल एटम कौन है बोरॉन, इसके पास कितने हैं 3 इलेक्ट्रॉन है और फ्लोरीन यहाँ पर बॉन्डेड एटम है। तो फ्लोरीन क्या करेगा एक एक इलेक्ट्रॉन देगा, यहाँ एक ही सिंगल ही बॉन्ड बनाएगा। तो यहाँ पर टोटल सिग्मा बॉन्ड कितने हुए 3 और 3 सिग्मा बॉन्ड का मतलब हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा यहाँ पर sp2। ठीक है, अगर आपको हाइब्रिडाइजेशन में दिक्कत हो रही है तो प्ले लिस्ट में जाके आप शॉर्ट ट्रिक हाइब्रिडाइजेशन में जाके वहाँ देखिएगा, आपको हाइब्रिडाइजेशन बहुत ही आसानी से और सिंपल लैंग्वेज आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो इसका sp2 होगा और टोटल आपको दिख भी रहा है सेंट्रल एटम। अगर हम बात करें तो यहाँ पर देखिए, ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन तो sp2 हो गया और अगर हम सेंट्रल एटम के राउंड बात 3 इलेक्ट्रॉन तो बोरॉन को हो गए, बाकी एक एक इलेक्ट्रॉन किसके हो गए फ्लोरीन के। टोटल सेंट्रल एटम के राउंड कितने हैं 6 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, इसलिए ऑक्टेट कंप्लीट नहीं तो इसको लुईस एसिड बोलते हैं। तो अपना आंसर कौन होगा sp2 हाइब्रिडाइजेशन एंड 6 इलेक्ट्रॉन, दैट मीन्स ऑप्शन सेकेंड। ठीक है, तो 52 का आंसर क्या हो जाएगा सेकेंड। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, अगर आपने NCERT को ध्यान से थोड़ा बहुत भी पढ़ा है तो इसके आंसर हो जाएंगे। तो 53 जो क्वेश्चन है, ठीक है, मेटलर्जी चैप्टर से, विच वन ऑफ फॉलोइंग मेथड कैन बी यूज टू ऑब्टेनिंग हाईली प्योर मेटल विच इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। ठीक है, तो मतलब उस लिक्विड का मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा बहुत लो होगा। ठीक है, लिक्विड एट रूम टेम्परेचर मतलब बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम होगा उस मेटल का। तो आपने अगर रिफाइनिंग प्रोसेस पढ़ा है मेटलर्जी में तो उसमें 4-5 मेथड है, डिस्टिलेशन है, लिक्वेशन है, जोर रिफाइनिंग, इलेक्ट्रोलाइसिस एंड क्रोमेटोग्राफी। तो उसमें जो डिस्टिलेशन मेथड है उसमें आप पढ़िए, तो ऐसे मेटल जिनका बॉइलिंग पॉइंट बहुत लो होता है जैसे जिंक एंड मर्करी, तो इनको हम डिस्टिलेशन मेथड से करते हैं। ठीक है,
पूरा एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है ये। 53 का सेकेंड ऑप्शन हो जाएगा। ओके, 54। तो 54 के अगर क्वेश्चन की बात करें तो फॉर अ रिएक्शन ए टू बी एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन इज इतना, मतलब डेल्टा एच की वैल्यू सबसे पहले क्या दिया, निगेटिव में दिया है। इस बात को ध्यान करिए कि निगेटिव में आपको क्या दिया, डेल्टा एच की वैल्यू। दैट मीन्स रिएक्शन कैसा होगा, एक्सोथर्मिक। ठीक है, आपने पढ़ा होगा डेल्टा एच की वैल्यू अगर पॉजिटिव है तो दैट मीन्स रिएक्शन एंडोथर्मिक, एंड डेल्टा एच की वैल्यू अगर निगेटिव है दैट मीन्स एक्सोथर्मिक। और एक्सोथर्मिक का मतलब क्या हुआ कि डेल्टा एच निगेटिव कब आएगा, जब इंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट, हम डेल्टा एच कैसे निकालते हैं, एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट। तो मतलब ये पोटेंशियल एनर्जी रिएक्टेंट की क्या होगी, कम होगी जिस ग्राफ में। तो अगर हम ग्राफ को बहुत ध्यान से देखें, देखिए यहाँ पर ए रिएक्टेंट है और बी प्रोडक्ट है, तो यहाँ पर देखो एनर्जी कम है प्रोडक्ट की और रिएक्टेंट की ज़्यादा है। ठीक है, और बाकी ग्राफ को भी देख लेते हैं। बी ग्राफ में देखिए इक्वल है ए एंड बी, जो रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट है, और ये तो प्रोडक्ट का एनर्जी ज़्यादा है तो पॉजिटिव होगा, और यहाँ पे प्रोडक्ट की एनर्जी ज़्यादा है तो मतलब डेल्टा एच की वैल्यू पॉजिटिव होगा। तो अपना जो आंसर होगा वो आंसर क्या होगा, फर्स्ट, जिसमें प्रोडक्ट की अगर एंथैल्पी जो है वो लेस है, रिएक्टेंट है, तो ऑब्वियस ये डेल्टा एच की वैल्यू क्या आ जाएगी, नेगेटिव। दैट मीन्स 54 का जो आंसर होगा फर्स्ट होगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 55। ठीक है, तो 55 जो क्वेश्चन इसमें क्या दिया है, नोबल गैसेज आर नेम्ड बिकॉज ऑफ देयर इनर्टनेस टुवर्ड रिएक्टिविटी, आइडेंटिफाई एन इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट देम। ठीक है, तो ये प्रॉपर थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। तो 55 का जो होगा, नोबल गैस है वेरी हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो 55 का, और नोबल गैस है वीक डिस्पर्जन, बिल्कुल सही है। अपने को इनकरेक्ट स्टेटमेंट ढूंढना है। नोबल गैस है लार्ज पॉजिटिव, ये भी सही है। नोबल गैस स्ट्रेंजली सोल्यूबल, ये भी सही है। तो अपना जो आंसर होगा इनकरेक्ट वो ये होगा, नोबल गैस है वेरी हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो वीक डिस्पर्जन फोर्स है तो ये भी क्या होगा, वीक ही होगा। ऑप्शन क्या होगा 55 का फर्स्ट। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 में क्या दिया है, 56 में है द स्ट्रक्चर ऑफ बेरिलियम क्लोराइड इन सॉलिड स्टेट एंड वेपर फेज। ठीक है, तो आपने डाइमर सुना होगा बेरिलियम। ठीक है, ये डाइमर बनाता है। तो यहाँ पर डाइमर एंड, ठीक है, अब देखिए यहाँ पर बोला है सॉलिड स्टेट एंड वेपर फेज दोनों में। ठीक है, तो सॉलिड स्टेट एंड वेपर में, सॉलिड स्टेट में क्या होता है, चेन होता है, गैसियस फेज में डाइमर बनाता है। अब देखिए सेकेंड एंड थर्ड में दोनों है, डाइमर लीनियर दोनों है, बट आपको, ठीक है, पहले सॉलिड स्टेट में पूछा है देन आपको वेपर फेज मिला। और सॉलिड स्टेट में बेरिलियम क्या होता है, लीनियर चेन बनाता है। ठीक है, एंड डाइमर बनाता है वेपर और गैसियस फेज में, जिसका जो फाइनल आंसर होगा 4 होगा। ओके, चलो 57 जो क्वेश्चन है, स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 दिया है। तो स्टेटमेंट 1 में दिया है कि एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीजेज इन ऑर्डर ऑफ गिवन एज। तो आपने अगर हैलोजन एसिड की हम बात करें तो HF HCl HBr, तो बिल्कुल करेक्ट आंसर है। एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर अपना यही होगा। स्टेटमेंट में क्या दिया है, ऑल द साइज ऑफ एलिमेंट फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन इंक्रीज डाउन द ग्रुप, बॉन्ड स्ट्रेंथ ऑफ HF क्या है, डिक्रीजेज, सो एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीजेज। तो बिल्कुल सही आंसर है। तो अपना स्टेटमेंट 1 एंड 2 दोनों करेक्ट है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 4। बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर ट्रू। ओके, तो 58 क्वेश्चन की हम बात करें पॉलीमर से है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। विच वन ऑफ फॉलोइंग पॉलीमर इज प्रिपेयर्ड बाई एडिशन पॉलीमराइजेशन। ठीक है, तो नायलॉन 66 कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन, बिकॉज इसका मोनोमरिक यूनिट क्या है, एडिपिक एसिड एंड हेक्सामिथाइलिन डाइअमाइन, तो ये आंसर तो होगा नहीं। ठीक है, नोवेलिक बेकेलाइट से पहले हमारा जो ये बनता है, तो ये भी ऑप्शन में डेक्रोन पॉलिस्टर होता है। ठीक है, टेरेपेथेलिक एसिड एंड इथाइलिन ग्लाइकोल इसका मोनो, तो ये भी नहीं आंसर है। टेफ्लॉन अपना फाइनल आंसर होगा। ठीक है, टेट्राफ्लोरोइथिन, तो इसका मोनोमर क्या होता है, सॉरी इसका जो मोनोमर होता है, ठीक है,
इसका 4 आंसर होगा। और मोनोमर क्या होता है CF2 डबल बॉन्ड CF2, और इसका हम एडिशन पॉलीमराइजेशन करते हैं तो क्या बनता है CF2 और CF2 और यहाँ से इस तरह से, ठीक है, एंड मोनोमर लेते हैं। आंसर क्या होगा टेफ्लॉन। ओके 59, ये स्ट्रक्चर ऑफ एटम का सेम टू सेम इंटेक्स्ट का सॉल्व किया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। अ पर्टिकुलर स्टेशन ऑफ ऑल इंडिया रेडियो न्यू दिल्ली ब्रॉडकास्ट इज ऑन फ्रिक्वेंसी, ठीक है, 1368 किलो हर्ट्ज, ठीक है। द वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एमिटेड बाई ट्रांसमिटेड, जी स्पीड ऑफ लाइट भी आपको दे रखा है। तो सीधा सा आपको फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन था, ठीक है। आपने फॉर्मूला C इक्वल टू न्यू लैम्डा पढ़ा ही होगा। तो अपने को वेवलेंथ निकालना था क्या C बाई फ्रिक्वेंसी। तो वेलोसिटी ऑफ लाइट आपको दिया है 3 × 10⁸, और यहाँ पर जो फ्रिक्वेंसी आपको किलो हर्ट्ज में दिया है, और इसको डिवाइड करेंगे अगर हम, ठीक है, किलो हर्ट्ज दिया है तो 3, ठीक है, 1368 इंटू 10⁻, कितना हो जाएगा यहाँ से 3 किलो में लिया है तो 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये हम जब पूरा सॉल्व करेंगे तो अपना आंसर जो आएगा 4, ठीक है, 219.3 मीटर, ठीक है। सेम टू सेम NCERT का क्वेश्चन है, ठीक है। आप चेक कर लीजिए स्ट्रक्चर ऑफ एटम से ये क्वेश्चन है। चलो 60 जो क्वेश्चन है ये भी कई बार JEE में भी पूछा है, ठीक है, एंड वेरियस एग्जाम में भी पूछा है, तो नीट में भी पूछा हुआ है। जर्कोनियम एंड हाफनियम हैव सिमिलर एटॉमिक एंड आयनिक रेडियस बिकॉज ड्यू टू लेंथेनॉइड कंट्रैक्शन, ठीक है। तो ये भी सीधा सा NCERT का, आप DNF ब्लॉक पढ़ोगे तो वहाँ पे सेम टू सेम लाइन लिखा हुआ है, तो वही क्वेश्चन उठा के यहाँ पे दे दिया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 61, ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन से रिलेटेड ये भी क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन बहुत ही आसान है, देखिए क्या दिया है, मैच द लिस्ट फर्स्ट एंड लिस्ट 2। तो PCl5 की हम बात करें, सेंट्रल एटम कौन है, ठीक है। मैंने ट्रिक आपको हाइब्रिडाइजेशन में बता रखा है, और अगर आपने हाइब्रिडाइजेशन नहीं आता है तो प्लेलिस्ट में जाके ट्रिक में जाके आप हाइब्रिडाइजेशन सर्च कर लीजिएगा, तो वहाँ से आपको ये मिल जाएगा उसका ट्रिक, ठीक है। तो PCl5, देखिए हमें ट्रिक क्या है, सीधा सा सेंट्रल एटम से यूज करना है, और सेंट्रल एटम के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, फास्फोरस के 5, अब क्लोरीन 5 है तो 5 यहाँ से बॉन्ड बनाएगा, तो टोटल सिग्मा बॉन्ड किए हुए 5, और 5 का मतलब हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है sp3d, ठीक है, और sp3d का मतलब है ट्रायगोनल बाइपिरामिडल। तो आप देखो मतलब A जो होगा ट्रायगोनल बाइपिरामिडल, मतलब A का जो होगा 4 होगा, तो आप पहले चेक कीजिए A का 4 किस में है, थर्ड एंड फोर्थ ऑप्शन में है। अब आपको सॉल्व करने से पहले आप देखिए थर्ड एंड फोर्थ में कहाँ सेम है, तो A एंड B दोनों ऑप्शन सेम है, C में डिफरेंस है, तो आप C को ही चेक कर लीजिए कि C का एक्चुअल में आंसर कौन होगा। चलो C में क्या है BrF5, तो इसमें सेंट्रल एटम कौन है ब्रोमीन, और ब्रोमीन के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं टोटल 7, ठीक है। अब 5 फ्लोरीन, तो फ्लोरीन क्या होंगे 5 सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे, ठीक है, कितने हुए 1 2 3 4 और 5, तो 5 सिग्मा बॉन्ड और एक लोन पेयर, ठीक है। तो 5 सिग्मा बॉन्ड प्लस एक लोन पेयर, टोटल कितना हुआ 6, ठीक है। और 6 का मतलब हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है sp3d2। अब इसमें 2 केस आता है, अगर 5 + 1 हो और एक 4 + 2 हो, ठीक है, तो 5 + 1 का जो शेप होता है वो ट्रायगोनल स्क्वायर पिरामिडल होता है, और इसका स्क्वायर प्लेनर होता है, तो अपना आंसर क्या होगा C का फर्स्ट होगा। दैट मीन्स आंसर जो फाइनली आपका बना 61 का जो हुआ वो फोर्थ ऑप्शन होगा। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट 62 जो क्वेश्चन है, ठीक है, कीटोन से है। राइट द IUPAC नेम ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड फॉर इन फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन। एसीटोन से रिएक्शन कराया है, तो आप नॉर्मली देखो एसीटोन क्या होता है CH3 C डबल बॉन्ड O और यहाँ से CH3, और यहाँ पर ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में क्या है याद हो C2H5 है, तो ये C2H5 किससे इसी से अटैच होगा, मतलब CH2CH3, और यहाँ से क्या होगा हाइड्रोलिसिस कराया, तो यहाँ पे ये जो OH है तो ये क्या बन जाएगा ऑक्सीजन कार्बन डबल बॉन्ड, ये OH बन जाएगा, तो यही कंपाउंड बनेगा। तो इसका नॉमेनक्लेचर करेंगे तो क्या आएगा 1 2 3 4, ठीक है, तो 2 मिथाइल, ठीक है, ब्यूटेन 2 ऑल आ जाएगा, सीधा सा आंसर, ठीक है। तो इसका जो 62 का आंसर होगा क्या होगा थर्ड। ओके
चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 63, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री 11th क्लास फर्स्ट चैप्टर से एम्पिरिकल फार्मूला से रिलेटेड। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो यहाँ पर आपको कार्बन का परसेंटेज कितना दिया है 78। तो इसमें हाइड्रोजन का रिमेनिंग कितना परसेंटेज आ जाएगा। तो अगर हम हाइड्रोजन की बात करें तो इसमें कितना आएगा 22%। तो आप क्या करो 78 डिवाइड बाई कार्बन, ठीक है। तो कितना आ जाएगा यहाँ से आप डिवाइड करोगे तो कितना आएगा 6.5 आएगा। और 22 डिवाइड बाई हाइड्रोजन के टर्म में कितना आएगा। अब इसमें स्मॉलेस्ट वैल्यू से आप डिवाइड कर दो, ठीक है। तो यहाँ पर तो 1 आएगा और यहाँ पे अप्रोक्स 3 आ जाएगा। तो फार्मूला एम्पिरिकल क्या बनेगा CH3, ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा वो सेकंड हो जाएगा, 63 का सेकंड। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 64, ठीक है। तो ये आपका सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस से है और उसका पीएच निकालने का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। क्या होता है 7 + हाफ और यहाँ से क्या pKa माइनस pKb। सिंपल सा फॉर्मूला बेस्ड है, ठीक है, इक्विलिब्रियम चैप्टर से। तो आप वैल्यू जब रखोगे सब, pKa की वैल्यू दिया है क्वेश्चन, pKb की वैल्यू दिया है और 1/, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा अपना 7.75। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा सेकेंड। ओके, क्वेश्चन नंबर 65 क्या दिया है, द राइट ऑप्शन ऑफ फॉर द स्टेटमेंट टिंडल इफेक्ट इज एग्जिबिटेड बाय, ठीक है। टिंडल इफेक्ट थ्योरेटिकल क्वेश्चन स्टार्स एक टिंडल इफेक्ट से लोग करता है बिकॉज इट इज कोलाइडल सॉल्यूशन। ओके, 65 का जो आंसर होगा क्या हो जाएगा सेकेंड। चलो नेक्स्ट है 63, ट्राइटियम रेडियो एक्टिव आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन एमिटेड विच ऑफ फॉलोइंग। तो हाइड्रोजन का आपको अच्छे से पता है कि 3 आइसोटोप्स होते हैं, ठीक है। हाइड्रोजन एटम है 3 आइसोटोप, कौन कौन से, प्रोटियम, ठीक है, ड्यूटेरियम, ठीक है, ड्यूटेरियम एंड ट्राइटियम, ठीक है। ये 3 आइसोटोप होते हैं। तो ट्राइटियम जो एलिमेंट होता है वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है और रेडियो एक्टिव एलिमेंट की हाफ लाइफ होती है और यहाँ से रेडिएशन इमिट करते हैं। तो ट्राइटियम एलिमेंट से जो रेज मिलता है वो बीटा रेज होता है, ठीक है, बीटा माइनस, इसका सिंबल क्या है बीटा माइनस, नेगेटिव रेज होता है, ठीक है। और इसकी हाफ लाइफ क्या होती है 12.3 ईयर्स होती है। तो हाफ लाइफ भी आप याद रखिए कि 12.3 ईयर। हाफ लाइफ क्या होता है, द टाइम एट विच कंपोनेंट रिड्यूस टू इट्स हाफ फ्रॉम इट्स इनिशियल पोजीशन, ठीक है। तो अपने इनिशियल के जितने टाइम में हाफ हो जाता है उसी को बोलते हैं हम हाफ लाइफ, ठीक है। तो इसका जो फाइनल आंसर होगा 66 का क्या हो जाएगा 4 बीटा पार्टिकल्स। ओके, नेक्स्ट है 67 क्वेश्चन नंबर, करेक्ट सीक्वेंस बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ CH, ठीक है। ये भी सिंपल सा हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन कंपाउंड का चैप्टर है। आप टेबल में देखेंगे तो वहाँ से आपको मिल जाएगा। तो बॉन्ड एंथैल्पी, तो साइज जितना छोटा होगा तो बॉन्ड एंथैल्पी क्या होगी इतनी ज़्यादा होगी। ओके, इसमें जो ऑप्शन दिख रहा है 67 का, तो 67 का ए, ठीक है। फ्लोरीन के साइज छोटा होता है तो उसका बॉन्ड लेंथ क्या होगा, बॉन्ड लेंथ छोटा होगा तो बॉन्ड एंथैल्पी क्या होगी ज़्यादा। तो बॉन्ड एंथैल्पी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ। ओके, क्वेश्चन नंबर 68, ठीक है। सॉल्यूशन चैप्टर से बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, फॉलोइंग सॉल्यूशन वेयर प्रिपेयर्ड बाय डिजॉल्विंग 10 ग्राम ऑफ ग्लूकोज इन 250 ml ऑफ वाटर, उसका P1 से डिनोट किया है, ठीक है। और 10 ग्राम ऑफ यूरिया, ठीक है, इन 250 ml ऑफ वाटर P2 उसको डिनोट किया, एंड 10 ग्राम ऑफ सुक्रोज, ठीक है, इन 250 ml ऑफ वाटर P3 से। तो राइट ऑप्शन फॉर डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर। तो ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, पाई इक्वल टू क्या होता है ICRT। ओके, तो I की वैल्यू तीनों के लिए तो 1 होगी बिकॉज ये ऐसे सॉल्यूट है जिनका ना तो डिसोसिएशन होता है ना इधर एसोसिएशन। तो I की वैल्यू सिंपल सी 1 होगी। अब RT जो है, ठीक है, RT कॉमन है तो मतलब जिसका C का मतलब होता है कंसंट्रेशन, जिसका ज़्यादा होगा उसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज़्यादा होगा। तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में आपको लिखना है, मतलब हायर टू लोअर आपको जाना है। तो कंसंट्रेशन का मतलब होता है मोलैरिटी और मोलैरिटी क्या होता है N/V, ठीक है। तो अगर मैं मोलैरिटी को देखो V सबका कॉमन है, वॉल्यूम तो 250 ml ही है। तो यहाँ पर अगर हम N निकालें, N क्या है वेट बाई मोलर मास, तो जिसका ज़्यादा होगा उसका क्या होगा
ऑस्मोटिक प्रेशर ज़्यादा होगा। ठीक है, तो एक का मैं बता देता हूँ कैसे निकालना है। जैसे मान लीजिए 10 ग्राम का निकालना है फर्स्ट का, P1 आपको निकालना है। तो P1 यहाँ पे ग्लूकोज का वेट कितना है यहाँ पर 10, और ग्लूकोज का फॉर्मूला दिया तो इसका मोलिकुलर मास कितना होता है 180। ठीक है, वॉल्यूम कितना दिया 250 ml, और इसको हमें लीटर में चाहिए। तो 1000 से हम डिवाइड करेंगे तो ये ऊपर जाएगा, तो ये कितना हुआ 4 टाइम। ठीक है, और यहाँ से ये कैंसिल आउट, तो कितना हुआ 4/18, और 4/18 को जब सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा 0.22 आएगा। तो P1 कितना आएगा, P1 जो आया 0.22 आया। इसी तरह से सिमिलरली P2 निकालोगे तो P2 की जो वैल्यू कितनी होगी, यहाँ से P2 अगर हम निकालेंगे तो 10/60 इंटू 4 ही होगा, क्योंकि 250 ml है तो उसको वहाँ पर हमेशा 4 ही आएगा। तो इसकी जो वैल्यू आएगी कितना आएगा 0.66 आएगा। सिमिलरली अगर P3 निकालोगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा 0.116 आएगा। तो यहाँ पर हाईएस्ट किसका होगा P2 का, देन किसका होगा P1 का, देन किसका होगा P3 का। और ऐसा आपको जो ऑप्शन दिख रहा है वो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, ठीक है, P2 P1 P3, तो ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, 61 का 4 हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द कंपाउंड दैट विल बी रिएक्ट विद हाइजेनबर्ग रिएजेंट टू गिव सॉलिड विच डिजॉल्व इन अल्कली। ओके, तो आपने अमाइंस चैप्टर में पढ़ा है कि हाइजेनबर्ग पहली बात होता है क्या, पहले ये जान लीजिए क्योंकि आ सकता है इसमें। तो हाइजेनबर्ग बोलते हैं हम बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड को, और उसका फॉर्मूला जो होता है ये होता है। ठीक है, इसको बोलते हैं हाइजेनबर्ग रिएजेंट। तो ये देखो यहाँ से Cl निकलता है, तो जिस अमाइंस में हाइड्रोजन होगा तो उससे तो रिएक्ट करेगा। जैसे प्राइमरी में क्या होता है, प्राइमरी अमाइन क्या होता है RnH2, तो यहाँ से एक हाइड्रोजन निकलेगा तो HCl साइड में होगा और बाकी यहाँ से कंबाइन हो जाएगा। तो इसमें पूछा है कि डिजॉल्व इन अल्कली, तो प्राइमरी अमाइन को जब हम हिल्सबर्ग रिएजेंट से रिएक्शन कराते हैं तो वहाँ से सॉलिड सब्सटेंस बनाता है और वो अल्कली में सोल्यूबल होता है। तो आपको बस ये चेक करना था इसमें से प्राइमरी अमाइन कौन है। तो और आपको ऑप्शन दिख रहा है सेकेंड जो ऑप्शन है वो प्राइमरी अमाइन है NH2। ठीक है, ये कौन सा अमाइन है, ये है सेकेंडरी है, ये है प्राइमरी, ये है टर्सरी अमाइन। ठीक है, तो इसमें प्राइमरी अमाइन ये सोल्यूबल होता है इन अल्कली में, इसका आंसर सेकेंड होगा। नेक्स्ट 70 जो क्वेश्चन है क्या है, द कंपाउंड विच शो मेटामरिज्म। तो मेटामरिज्म क्या होता है, बाई फंक्शनल कंपाउंड शो करते हैं। ठीक है, इनके दोनों साइड इधर साइड क्या होता है कार्बन की चेन होती है। तो इसका जो आंसर होगा आप देखोगे थर्ड। ठीक है, मेटाबॉलिज्म बाई फंक्शनल कंपाउंड शो करते हैं, तो 70 का जो आंसर होगा वो थर्ड होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 71, गिव बिलो द टू स्टेटमेंट। फर्स्ट स्टेटमेंट, एस्प्रिन एंड पैरासीटामोल बिलोंग टू क्लास ऑफ नारकोटिक्स एनालॉजिक्स। ठीक है, तो सबसे पहले आपका ये स्टेटमेंट दिख रहा है, बिकॉज एस्प्रिन एंड पैरासीटामोल, आपने अगर केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ 12th में लास्ट चैप्टर पढ़ा है तो एस्प्रिन एंड पैरासीटामोल जो होते हैं वो नॉन नारकोटिक्स एनालॉजिक्स के कैटेगरी में आते हैं, एंड मॉर्फिन एंड हेरोइन जो होते हैं वो नारकोटिक्स के कैटेगरी में आते हैं। तो फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट दोनों ही गलत है। ठीक है, तो 71 का जो आंसर होगा वो फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है 72। ठीक है, ग्राफिकल क्वेश्चन, ऐसे ग्राफिकल क्वेश्चन बहुत आते हैं। तो चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ बॉयल्स लॉ। ठीक है, बॉयल्स लॉ क्या होता है, P इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/V एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड मोल। ठीक है, ये अपना बॉयल्स लॉ है। एट डिफरेंट टेम्परेचर, तो डिफरेंट आपको बॉयल्स लॉ क्या आपको क्या देखना है कि प्रेशर और V के बीच ग्राफ बनाओगे तो ये डिफरेंट टेम्परेचर है। तो ये मान लो सपोज T1 है, T2 है एंड T3 है। तो आप देखो टेम्परेचर का देखना है तो आप जैसे ये लाइन कांस्टेंट हम वॉल्यूम मान लिए। अब ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर क्या है, प्रेशर ज़्यादा है, प्रेशर ज़्यादा दैट मीन्स ये टेम्परेचर ज़्यादा होगा। तो अगर मैं टेम्परेचर की बात करूँ तो इसमें T3 ज़्यादा, T1 ज़्यादा होगा, देन T2 होगा और सबसे कम क्या होगा T3 होगा। या बॉयल्स लॉ में दूसरा कॉन्सेप्ट, जितना ओरिजिन से दूर ग्राफ जो ग्राफ है
उसका टेम्परेचर उतना ज़्यादा है। तो दोनों कॉन्सेप्ट आप अप्लाई कर सकते हो। तो मतलब जो सबसे ओरिजिन से दूर होगा उसका टेम्परेचर क्या होगा, ज़्यादा होगा। ओके, तो ऐसा ऑप्शन अगर देखो आप तो 70, ये तो कांस्टेंट टेम्परेचर है, यहाँ पर भी गलत है, इसका ग्राफ ही ऐसा नहीं होगा। तो आपको ऑप्शन नंबर जो 3 दिख रहा है, देखिए यही आंसर होगा, क्योंकि ओरिजिन ये है, ओरिजिन से जो जितना दूर ग्राफ होगा उसका टेम्परेचर उतना ज़्यादा। तो ये 600 है, 400, 200, तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है नोमेनक्लेचर, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। द करेक्ट स्ट्रक्चर ऑफ 2,6-डाईमिथाइल डेक 4 इन इच। ठीक है, तो अगर आप ऑप्शन को ध्यान से देखो तो 2 मिथाइल, इसमें फंक्शनल ग्रुप क्या है, डबल बॉन्ड एल्कीन है। तो 4th नंबर पे तो ये फर्स्ट ऑप्शन तो होगा नहीं। सेकंड ऑप्शन को ज़रा देखा जाए तो 1, 2, 3 पे ही डबल बॉन्ड है, ये भी नहीं होगा। थर्ड भी नहीं होगा। आप ऑप्शन नंबर 4 को ज़रा देखो, तो नंबरिंग करेंगे तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, तो यही बन रहा है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 4। ओके, नेक्स्ट है 74, द करेक्ट इनकरेक्ट स्टेटमेंट अमंग द फॉलोइंग। ठीक है, ये थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, कौन से डीएनए ब्लॉक के एलिमेंट के, 2 क्वेश्चन डीएनए ब्लॉक से हो चुके हैं। द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अमंग द फॉलोइंग, तो मोस्ट ऑफ ट्राइवेलेंट लैंथेनाइड आयंस आर कलरलेस इन सॉलिड स्टेट। ठीक है, कलरलेस यहाँ पर बोला गया है। और सेकेंड ऑप्शन, लैंथेनाइड आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ये तो करेक्ट है। एक्टिनाइड आर हाईली रिएक्टिव मेटल्स स्पेशली इन फाइनली, ये भी करेक्ट है। एक्टिनाइड कॉन्ट्रैक्शन इज ग्रेटर, ये भी करेक्ट है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, बोला है इनकरेक्ट कौन है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, फर्स्ट। ओके, नेक्स्ट है 75, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। विच ऑफ फॉलोइंग रिएक्शन इज मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, मेटल डिस्प्लेसमेंट बोला है। तो आपको फर्स्ट ही ऑप्शन दिख रहा है, देखिए एल्युमिनियम की रिएक्टिविटी क्रोमियम से ज़्यादा है, इसको क्या कर रहा है, डिस्प्लेस कर रहा है, एल्यूमिना बना रहा है एंड क्रोमियम, तो इसमें ज़्यादा देखने की ज़रूरत ही नहीं है, ये ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। ओके, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, ये तो थर्मल डिकम्पोजिशन है, ये भी थर्मल डी का, ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही हो जाएगा, 10th लेवल का क्वेश्चन है। नेक्स्ट है 76, तो ये भी सीधा सा थर्मोडायनेमिक्स का है, रिलेशन है सीपी एंड सी। जिसने थोड़ा भी रिलेशन याद होगा वो ऑप्शन, ये क्वेश्चन छोड़ के ही नहीं आएगा। ऑप्शन क्या था 76 का आंसर जो होगा वो फर्स्ट होगा, CP - CV = R। ठीक है, सीधा सा डेरिवेशन है इक्विलिब्रियम का, सॉरी थर्मोडायनेमिक्स का। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 77, अमंग द फॉलोइंग अल्कली मेटल हैलाइड वन विच इज कोवेलेंट एंड सोल्यूबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए बेरिलियम जो क्लोराइड होता है, ठीक है, एस ब्लॉक एलिमेंट, बेरिलियम जो क्लोराइड होता है साइज स्मॉलर होता है, इसमें कोवेलेंट नेचर ज़्यादा होता है। और कोवेलेंट कंपाउंड क्या होते हैं, ऑर्गेनिक में, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में आसानी से डिजोल्व हो जाते हैं। ठीक है, डाउन द ग्रुप आने पर आयनिक नेचर बढ़ता है और कोवेलेंट नेचर घटता है, तो बेरिलियम इसका फाइनल आंसर होगा। ओके, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 77 हो गया। नेक्स्ट जो अपना क्वेश्चन नंबर है 78। ठीक है, क्या दिया है, द डाईहेड्रल एंगल लीस्ट स्टेबल कन्फर्मेशन ऑफ इथीन इज। तो डाईहेड्रल, देखिए यहाँ पर कन्फर्मेशन 2 तरह के होते हैं, इक्लिप्स एंड स्टैगर्ड। तो इक्लिप्स का मतलब क्या होता है, एक के नीचे एक, तो यहाँ पर एंगल कितना होता है 0, तो इक्लिप्स होता है। और क्या होता है, लीस्ट स्टेबल होता है। स्टैगर्ड फॉर्म क्या होता है, वहाँ पर 60 एंगल डिफर होता है, तो वहाँ पर स्टेबिलिटी इक्लिप्स के कंपेयर में ज़्यादा होती है। ओके, नेक्स्ट है बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का, इथाइलिन डाई अमाइन टेट्राएसिटेट EDT आयन। तो यहाँ पर स्ट्रक्चर इसको पता होगा तो ये क्वेश्चन छोड़ के नहीं आएगा। तो मैं स्ट्रक्चर आपको दिखा दूँ, EDTA का फुल फॉर्म क्या होता है, इथाइलिन डाई अमाइन टेट्राएसिटेट। इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, यहाँ पे CH2 और यहाँ पे नाइट्रोजन और यहाँ पर नाइट्रोजन। अब इससे क्या होते हैं, एसीटेट आयन अटैच्ड होते हैं, यहाँ पे COO- और यहाँ पे ये CH2 होता है, CH2 और COO-, यहाँ से भी CH2 COO- और CH2 और COO-। तो यहाँ पर टोटल ये क्या होता है, हेक्साडेंटेड लिगेंड होता है, 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है।
तो 2 तो नाइट्रोजन से एटम से बनाता है एंड 4 किससे, ऑक्सीजन एटम से, और इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो ऑप्शन इसमें क्या दिख रहा है, फोर्थ। हेक्साजेनेटेड लिगेंड फॉर्म 4 ऑक्सीजन एंड 2 नाइट्रोजन डोनर एटम। ओके, नेक्स्ट है बायोमोलिक्यूल का क्वेश्चन है। द आरबीसी डिफिशियंसी इज डिफिशियंसी डिजीज ऑफ विटामिन B12। आपको टेबल बायोमोलिक्यूल मिलेगा, उसी से क्वेश्चन उठा के यहाँ पे पूछ लिया। नेक्स्ट है 81 मेटलर्जी का क्वेश्चन है। मैक्सिमम टेम्परेचर दैट कैन बी अचीव्ड इन ब्लास्ट फर्नेस। तो आप एनसीईआरटी में ब्लास्ट फर्नेस देखोगे तो मैक्सिमम टेम्परेचर वहाँ पे 3 जोन है, 500 से 800, 900 टू 1500 एंड 1500 टू लगभग अप्रोक्स 2200 केल्विन। तो अप टू यहाँ पर क्या होगा, 2200 केल्विन इसका आंसर होगा, मैक्सिमम टेम्परेचर ब्लास्ट फर्नेस। इसमें हम आयरन का एक्सट्रैक्शन करते हैं, रिडक्शन कराते हैं। नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर 82, द मेजर प्रोडक्ट ऑफ फॉलोइंग रिएक्शन। ठीक है, तो ये सबसे पहले आपको पैरोक्साइड दिख रहा है, ठीक है, बेंजोइल पैरोक्साइड HBr है और यहाँ पर एल्किन है। तो सीधा सा आपके दिमाग में एंटी मार्को निकोरूल आना चाहिए, और एंटी मार्को निकोरूल ये बोलता है कि रिएजेंट का HBr का नेगेटिव पार्ट उस कार्बन के पास जाएगा जिसके पास हाइड्रोजन ज़्यादा है और हाइड्रोजन जिसके पास कम है। तो आप ऑप्शन देखो, यहाँ पर जो ऑप्शन मिल रहा है आपको ऑप्शन 4, ये इसका फाइनल आंसर होगा ड्यू टू एंटी मार्को निकोरूल। ओके, आपने बेसिक और हाइड्रोकार्बन पढ़ा 11th में, तो वहाँ से है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 83, द मेजर प्रोडक्ट फॉर्म इन डिहाइड्रोजिनेशन रिएक्शन ऑफ 2-bromopentane इन इज पेंट टू इन दिस प्रोडक्ट फॉर्मेशन इज बेस्ड ऑन। तो पहले तो इसमें बीटा एलिमिनेशन, देन यहाँ पर सेट-जेव रूल डलता है, एल्किन की स्टेबिलिटी के लिए यूज करते हैं। तो 83 का जो आंसर होगा अपना क्या हो जाएगा, 4 सेट-जेव रूल, एल्किन की स्टेबिलिटी हम यूज करते हैं यहाँ पर, हेलो एल्किन से है ये। ठीक है, नेक्स्ट है 84, यह सीधा सा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का एग्जाम्पल से यहाँ पे क्वेश्चन उठा दे दिया। तो अगर क्वेश्चन को सॉल्व भी ना करो, एसिटिक एसिड का जो होता है वो 390.71 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, कोलरेज लॉ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ठीक है, तो सबसे सिंपल जो भी आपको, जिसका भी आपको मोलर कंडक्टिविटी निकालना हो, ठीक है, जैसे एसिटिक एसिड का निकालना है इनफाइनाइट डिल्यूशन पे, तो जो भी आपको सॉल्व दिया उसमें अगर आपको एसिटिक एसिड के आयन जो मिल रहे हैं उसको प्लस करो और बाकी सबको माइनस करो। जैसे इसमें देखो एसिटिक एसिड में H यहाँ से मिलेगा और एसिटेट आयन यहाँ से मिलेगा, तो इन दोनों सॉल्ट की वैल्यू को प्लस करो और NaCl की वैल्यू को माइनस करो, तो फाइनली आंसर आपको क्या मिल जाएगा, फर्स्ट। ओके, नेक्स्ट है 85। ठीक है, द करेक्ट ऑप्शन फॉर नंबर ऑफ बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल इन 14 टाइप ऑफ ब्रेवियस लैटिस यूनिट सेल। तो BCC किस में होता है, तो क्यूबिक में होता है, टेट्रागोनल में होता है एंड अर्थोरोम्बिक में होता है। ठीक है, इसमें कौन कौन होता है, सिंपल, FCC, BCC, और इसमें कौन सा होता है, सिंपल एंड BCC होता है। ठीक है, और इसमें चारों होते हैं, सिंपल, BCC, FCC एंड ECC। तो टोटल यहाँ पे इसका जो आंसर होगा, BCC 3 ही यूनिट सेल में होते हैं, वो भी ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है 88। ठीक है, तो 88 जो क्वेश्चन है, द प्रोडक्ट फॉर्म इन अ फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन। देखिए सबसे पहले तो ये रिड्यूसिंग एजेंट है, और सोडियम बोरोहाइड्राइड ये कभी क्या होता है, एस्टर को रिड्यूस ही नहीं करता, तो ये क्या करता है, कीटोन को रिड्यूस करके अल्कोहल में कन्वर्ट कर देता है, एस्टर पे कोई इफेक्ट नहीं आता है। ठीक है, इस रिड्यूसिंग एजेंट का, तो अपना क्या होगा, कीटोन को यहाँ पर अल्कोहल में कन्वर्ट कर देगा, बाकी सेम ऐसे ही रहेंगे। तो इसका जो आंसर बन रहा है कौन सा, ऑप्शन नंबर 88 का। तो 88 का कौन सा हो जाएगा, देखिए आंसर नंबर 3। ठीक है, यहाँ पर कीटोन था और उसको कन्वर्ट कर दिया अल्कोहल में। ठीक है, सेकेंडरी अल्कोहल में, बाकी सेम वैसे ही रहेंगे, तो ऑप्शन 3 हो जाएगा। 89। ठीक है, थर्मोडायनेमिक्स का, फॉर इरिवर्सिबल एक्सपेंशन ऑफ एन आइडियल गैस अंडर आइसोथर्मल। आइसोथर्मल का मतलब क्या होता है, टेम्परेचर यहाँ पर 0 है, और टेम्परेचर 0 है तो इंटरनल एनर्जी चेंज भी 0 होता है। ठीक है, और एंट्रोपी कभी भी 0 नहीं होता, ये क्या होगा, नॉट इक्वल टू 0 होगा। तो 89 का जो आंसर अपना बन रहा है कौन सा होगा,
सेकेंड। ठीक है, इंटरनल एनर्जी चेंज क्या होगा, आइसोथर्मल है तो 100% जीरो ही होगा, और एंट्रोपी कभी भी जीरो नहीं हो सकता। ठीक है, इस प्रोसेस के लिए, इरिवर्सिबल एक्सपेंशन के लिए, तो ऑप्शन सेकेंड हो जाएगा। 90 जो क्वेश्चन है ये भी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से सिंपल सा क्वेश्चन है। मोलर कंडक्टिविटी, ये कंसंट्रेशन दिया है, एसिटिक एसिड का इतना दिया है। व्हाट इज़ द डिसोसिएशन कांस्टेंट, ठीक है, मतलब के निकालना है, और के निकालने के लिए, ठीक है, डिसोसिएशन क्या होता है, सी अल्फा स्क्वायर और 1 माइनस अल्फा। तो सी की वैल्यू तो ये दिया है, अल्फा बस आपको निकालना है, और अल्फा निकालने का फॉर्मूला क्या है, मोलर कंडक्टिविटी एट गिवन कंसंट्रेशन डिवाइड बाई मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डिल्यूशन। तो ये वैल्यू तो आपको दिया है, ठीक है, 20, और ये आप कोलराइच लॉ से निकालोगे। ठीक है, तो दोनों का ये जो वैल्यू दिया है इससे हम ये वैल्यू निकाल सकते हैं आसानी से, मोलर कंडक्टिविटी इनफाइनाइट डाइल्यूशन कोलराइच लॉ से। दोनों को प्लस कर दो, 50 प्लस 350 कितना आ जाएगा, 400। तो यहाँ से हम अल्फ़ा निकालेंगे 20 डिवाइड बाई 400, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से हम निकालेंगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से आ जाएगा 0.05। अब बस फार्मूले में यहाँ पर हम डिसोसिएशन कांस्टेंट के फार्मूले में रख दो, सी अल्फ़ा स्क्वायर 1 माइनस अल्फ़ा। तो सी की वैल्यू कितना है, 0.007 इंटू 0.05 का स्क्वायर कर दो। ये सॉल्व करोगे तो आपका जो आंसर बनेगा वो कौन सा बनेगा, 90 का जो आंसर बनेगा 1, ठीक है, ऑप्शन नंबर सेकेंड, अप्रोक्सीमेट 1.75 इंटू 10 का पावर -5। तो 90 का आंसर सेकेंड हो जाएगा। चलिए 91 जो क्वेश्चन है, 91 कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से है, तो आपको यहाँ पर मैग्नेटिक मोमेंट का यूज करना है। तो मैग्नेटिक मोमेंट का सबसे पहले फॉर्मूला क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए, n√n+2, ये है मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला। ठीक है, तो आपको यहाँ पर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड दिया और आपसे मैग्नेटिक मोमेंट पूछा है कितना, कौन सा क्या मैच करना है। तो अगर हम बात करें फर्स्ट की, तो Cn क्या होता है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता है, और यहाँ पर आयरन रेंजर सेंट्रल मेटल है, और आयरन पे चार्ज कितना है, +3। ठीक है, देखने से ही पता चला, अगर कोऑर्डिनेशन पढ़ा है आपने तो आयरन पे कौन सा चार्ज है, +3, और आयरन का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्बिनेशन होता है 3d एंड 4s, तो 3 इलेक्ट्रॉन निकालना है, तो 2 यहाँ से जाएगा, इसमें 0 बचेगा, और इसमें कितना 5। ठीक है, बट यहाँ पे देखिए Cn क्या स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, तो Cn स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, तो ये जो 5 इलेक्ट्रॉन डी में आपको दिख रहे हैं, ठीक है, 1 2 3 4 5, तो ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड की वजह से क्या होंगे, पेयरिंग होंगे, तो ये इसमें चला गया, ये इसमें चला गया, तो n की वैल्यू कितनी आई, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना, 1। अब उस फॉर्मूले में अगर हम रखेंगे 1 1 + 2, ठीक है, तो यहाँ से कितना आएगा 1.73। ठीक है, तो पहले का जो आंसर होगा ए का मैच कर रहा है किससे, फोर्थ से, ए का फोर्थ से। अब देखिए पहले ए का फोर्थ किस में है, थर्ड एंड फोर्थ में है। थर्ड फोर्थ में अगर हम बी का कैलकुलेट कर लें तो अपना आंसर कंफर्म हो जाएगा, थर्ड होगा या फोर्थ होगा। तो बी देखिए ज़रा, बी में भी आयरन पे क्या आ रहा है, +3 चार्ज आ रहा है। ओके, तो आयरन पे क्या आ रहा है, +3 चार्ज आ रहा है। अब यहाँ पे ज़रा देखो, ये वाटर क्या होता है, वीक लिगेंड होता है, तो +3 का मतलब क्या है, S4S से 2 इलेक्ट्रॉन जाएगा और एक D से जाएगा, तो D में टोटल कितने होंगे, 5 इलेक्ट्रॉन होंगे, और यहाँ पर पेयरिंग नहीं होगी बिकॉज वाटर इज ए वीक लिगेंड। तो N की वैल्यू कितनी आ गई, 5, और हम अगर मैग्नेटिक मोमेंट के फॉर्मूले रखेंगे तो 5, और यहाँ से 5 + 2 कितना आ रहा है, 35 आ रहा है रूट में। तो बी का जो आंसर बन रहा है, ठीक है, वो कौन सा होगा, फर्स्ट ऑप्शन। ठीक है, तो बी का फर्स्ट होगा। तो ऐसा जो ऑप्शन मिल रहा है आपका थर्ड आंसर में, क्योंकि फोर्थ में क्या बी का सेकंड दिया, तो ऑप्शन कौन, और बाकी चेक करने की जरूरत नहीं, आपका थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 92, चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर टोटल प्रेशर इन एटीएम मिक्सचर। ठीक है, यहाँ पर ये दिया है, तो पी टोटल निकालना है, तो यहाँ पे क्या होगा, NRT आप अप्लाई करते हो, ठीक है, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, V। तो वॉल्यूम तो आपको 1 लीटर दिया था, N टोटल आपको देखना है, N कैसे टोटल निकालोगे, देखिए
एन टोटल मोल निकालना है, एन टोटल। तो मोल यहाँ पर ऑक्सीजन दिया है, ऑक्सीजन का एटॉम O2 का कितना मोलर मास इतना +2 और नाइट्रोजन के इतना। तो ये जब सॉल्व करोगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा, ठीक है, यहाँ से आप सॉल्व करोगे तो कितना आएगा 1/8 प्लस यहाँ से 1, तो कितना आ गया 9/8 आ जाएगा यहाँ पर टोटल मोल। तो आप फॉर्मूले में बस यहाँ पर रख दो, पी टोटल निकालना है। तो यहाँ से 9/8 इंटू आर की वैल्यू 0.082 इंटू टेम्परेचर कितना 273 और डिवाइड 1। ये सब सॉल्व करोगे तो यहाँ से जो आंसर आएगा आपका सेकेंड, तो 92 का क्या हो जाएगा, सेकेंड ऑप्शन होगा। ओके, नेक्स्ट है 93 में क्या है, ये आपका एस्टिक एसिड प्रोपेनोइक एसिड का सॉल्ट है और ये डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन है। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा आपको, इथेन, ठीक है। तो ये आपका क्या सोडा माइड होता है। तो यहाँ से NaOH प्लस यहाँ से क्या होगा CaO। यहाँ से आंसर क्या बनेगा आपको CaO, ठीक है। सोडा लाइम 3:1 में होता है, डी कार्बोक्सिलेशन पढ़ा है तो आपको ये आंसर आसानी से कर लोगे। तो 93 का जो आंसर होगा वो सेकेंड ऑप्शन होगा। नेक्स्ट है 94, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है केमिकल काइनेटिक्स का। तो आपको यहाँ पर ln K वर्सेज 1/T। तो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा है K इक्वल टू अरेनियस इक्वेशन में A डॉट E के पावर में क्या होता है EA बाई यहाँ से RT। इसी का अगर हम ln ले तो ln K इक्वल टू क्या होगा ln A माइनस EA बाई R और यहाँ से 1/T। इसका स्लोप क्या होगा -EA बाई R। तो स्लोप क्या है -EA बाई R इक्वल टू स्लोप की वैल्यू कितना दिया -5 इंटू 10 के पावर 3, ठीक है। तो अपने को EA निकल माइनस माइनस कैंसिल आउट, EA की वैल्यू क्या आ जाएगा, तो 5 इंटू 10 के पावर 3 इंटू R का यहाँ पर वैल्यू 8.314। तो यहाँ से जो आंसर आएगा अपना 94। तो 94 का क्या हो जाएगा 4 ऑप्शन 41.5। ओके, नेक्स्ट 95 जो क्वेश्चन है, द इंटरमीडिएट कंपाउंड X इन फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन। तो आपने इटार रिएक्शन पढ़ा है, ठीक है, बेंजल्डिहाइड बनाने का तरीका। तो यहाँ पर इटार रिएक्शन पढ़ा है, तो इसका जो आंसर होगा क्या हो जाएगा 4th, ठीक है। नेक्स्ट 96 जो क्वेश्चन है, मैचिंग कराना है आपको। तो यहाँ पर देखिए, चलिए आपको नहीं तो बी ऑप्शन देखिए, यहाँ पर ये जो क्लोरीन फ्री रेडिकल तो ओजोन डिप्लेशन में काम आता है, ठीक है। और बाकी यहाँ पर ये दिख रहा है एसिड, ये इसमें काम आता है। तो इसका जो 96 का मैचिंग अगर देखो आप, तो 96 में आपको सेकेंड जो ऑप्शन दिख रहा है, ए का 4, बी का 3rd, सी का 1st एंड डी ऑप्शन का 2nd, ठीक है। ये आंसर होगा आपका सेकेंड। नेक्स्ट है 97 क्वेश्चन, फ्रॉम द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ आयन विच वन इज नॉट एन आइसो इलेक्ट्रॉनिक। आइसो इलेक्ट्रॉनिक मतलब जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल ना हो। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज आपने पढ़ाई है। तो अगर Na+Mg की बात करें तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, इसमें 10 इलेक्ट्रॉन है, ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। तो आपको बोला कौन सा आइसो इलेक्ट्रॉन, ये आंसर तो होगा नहीं। Mn की बात करें तो Mn का एटॉमिक नंबर कितना होता है 25, 2 प्लस चला गया तो मतलब 23 इलेक्ट्रॉन। आयरन का 26 होता है, 3 इलेक्ट्रॉन लूज किया तो 23 इलेक्ट्रॉन, मतलब बी ऑप्शन भी नहीं होगा। सी ऑप्शन को ज़रा चेक करो, थर्ड को, तो Fe+2 दिया है, मतलब 24 इलेक्ट्रॉन है, Mn+2 दिया है, दैट मीन्स 23 इलेक्ट्रॉन है। तो आपका जो फाइनल आंसर होगा 3rd ऑप्शन, 97 का 3rd ऑप्शन। नेक्स्ट है नेम रिएक्शन है 98 का, मैचिंग कराना है। तो ये बेंजीन प्लस CO प्लस HCl एनाइड्स, ये है गेटरमैन कोच रिएक्शन, ठीक है। ये जो है हेलोफॉर्म रिएक्शन है, ठीक है। नेम रिएक्शन थोड़ा सा भी, ये आपका स्ट्रीफिकेशन और ये आपका हेलोहोलार्ड जिलेंसी की रिएक्शन, ठीक है। तो नेम रिएक्शन है तो 98 का जो ऑप्शन होगा, ठीक है, 98 का जो ऑप्शन होगा वो 3rd हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है 99।
इन विच वन ऑफ फॉलोइंग अरेंजमेंट गिवन सीक्वेंस इज नॉट स्ट्रिक्टली अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टीज इंडिकेटेड अगेंस्ट। तो देखो यहाँ पर अगर फर्स्ट ऑप्शन की हम बात करें तो वाटर, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम तो एक ही ग्रुप का, और डाउन द ग्रुप आने पे क्या होता है, एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ता है। और इसमें बोला है पी के ए वैल्यू इंक्रीज, तो आपको पता होगा पी के ए वैल्यू इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एसिडिक स्ट्रेंथ। एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगा तो पी के ए वैल्यू घटेगा। दैट मीन्स ये आपका आंसर होगा फर्स्ट, ये इनकरेक्ट है। बाकी सेकंड भी सही है, थर्ड भी सही है एंड फोर्थ ऑप्शन भी करेक्ट है। अपने को इनकरेक्ट पूछा तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, फर्स्ट। ठीक है, लास्ट जो क्वेश्चन है 100 नंबर क्वेश्चन, रिएजेंट आर इज अ गिवन सीक्वेंस ऑफ केमिकल रिएक्शन। ठीक है, तो ये आपका अमाइन चैप्टर से है। यहाँ पर सोडियम नाइट्राइट NaCl से 0 से 5 डिग्री, तो यहाँ से आपको डाइजेनियम सॉल्ट मिला। अब देखिए यहाँ पर अपने ब्रोमीन तो सेम है, बट यहाँ पर ये कंपाउंड यहाँ से हट रहा है। ठीक है, ये जो कंपाउंड, तो ये रिएक्शन आपने अगर डाइजेनियम सॉल्ट अमाइन चैप्टर में लास्ट में पढ़ा है तो वहाँ से एक क्वेश्चन आने के चांस होते हैं। तो इसको इथेनॉल से रिएक्शन कराते डायरेक्ट वो डाइजेनियम सॉल्ट को बेंजीन में कन्वर्ट करता है। तो इसका जो आंसर होगा कौन सा होगा, फर्स्ट। ठीक है, तो ये टोटल है केमिस्ट्री के क्वेश्चन जितने भी 51 से लेके 100 तक। ठीक है, बहुत ही आसान पेपर था, NCERT बेस्ड है। अगर आपने NCERT अच्छे से पढ़ा है तो इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आप आराम से कर लेते हैं। ठीक है, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें। और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट पेपर में, उसमें डिस्कस करेंगे किस तरह से क्वेश्चन करते हैं। ठीक है,